ओके, तो आज का टॉपिक है इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑफ कोर्स। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है? तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें पढ़नी है हमें। पहला, तीन इकोनॉमिक फेजेस को पढ़ना है। ठीक है, थ्री इकोनॉमिक इकोनॉमिक फेजेस। ठीक है, हम देखेंगे कैसे ब्रिटिशर्स ने फेज वाइज, है ना, तीन फेजेस में इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। फिर दूसरी चीज जो हमें इसमें पढ़नी है वो है लैंड रिफॉर्म्स, है ना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे तीन चीजें। पहला है हमारा जमींदारी सिस्टम। फिर हम पढ़ेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम। ओके, और फिर हम पढ़ेंगे महलवाड़ी सिस्टम। ओके, ये लैंड रेवेन्यू के सिस्टम है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्री इकोनॉमिक फेजेस से। तो तीन फेजेस है इसमें। ठीक है, इसमें तीन फेजेस हैं। पहला फेज है मर्केंटलिज्म। ठीक है, पहला है मर्केंटलिज्म। हम देखेंगे ये क्या होता है। ठीक है, दूसरा फेज है इसका, इसके बाद आता है वो है फ्री ट्रेड का फेज। और तीसरा फेज है इसका फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। तो वर्ड से ज़्यादा घबराना नहीं है, काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे हम। ठीक है, तो ये तीन फेजेस हैं, एक एक करके इनको हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिशर्स के कारण, है ना, ब्रिटिशर्स के कारण इंडिया के ऊपर कितना असर पड़ा, इसको हम कैसे समझेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो याद रखना है वो है रजनी पामदत्त रजनी पामदत्त की एक बुक इंडिया टुडे। सॉरी, रजनी पामदत्त की जो बुक है इंडिया टुडे। इस बुक में इन्होंने बताया है, एक्चुअल में ये बुक एक्चुअल में क्या है कि राजा राम मोहन रॉय और उन सब के जो बुक्स थे उससे कंपाइल्ड बुक है ये। ठीक है, ये तो फैक्चुअल चीज़ें बता रहे हैं जो पहले के इकोनॉमिस्ट ने बताया है। तो क्या हुआ कि इस बुक के हिसाब से कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, तो कहा जाता है कि उसके इवनिंग में, इवनिंग मतलब क्या होता है, शाम के टाइम पे, जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन था पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में, होता है ना ट्रेड का एक कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे फिशिंग या मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इंडिया का 26% था पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में। कितना? 26%। 100 में से 26% इंडिया कंट्रीब्यूट करता था पूरे वर्ल्ड में। इतना बड़ा इकोनॉमी था इंडिया। कब? बैटल ऑफ प्लासी के शाम में, इवनिंग में। फिर क्या होता है? फिर ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने कंट्रोल किया। और 1947 जब वो गए यहाँ से, तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ 4% था। किसमें? वर्ल्ड के इकोनॉमी में सिर्फ 4% था। 26 से लेके 4 पे पहुंचा दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो ये हुआ कैसे? ये बहुत ही फेज्ड मैनर में हुआ था। उसको हम समझेंगे इन तीनों फेजेस से। ठीक है, तो मर्केंटलिज्म में क्या क्या था? मर्केंटलिज्म बेसिकली क्या था? तो आप मर्केंटलिज्म में याद रखो 1757 से लेकर के, ओके, 1813 तक था। ठीक है, ये पहला फेज है, क्योंकि 1757 या 65 आप ले लो, उससे पहले ब्रिटिशर्स सिर्फ ट्रेड में थे, है ना, सिर्फ ट्रेड करते थे, पॉलिटिकली वो एक्टिव नहीं थे। बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गए। करेक्ट। और फिर उन्होंने क्या किया? कंट्रोल, रेवेन्यू पे कब्जा किया उन्होंने, है ना।
और 1813 तक उन्होंने ये फेज चलाया, जिसको बोलते हैं मर्केंटलिज्म का फेज। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, इसका एक और नेम है कमर्शियलिज्म। कमर्शियलिज्म। तो ये मार्केंटलिज्म या कमर्शियलिज्म 1857 से 1813 तक क्यों चला? तो 1857 के बाद आपको पता है कि या 1765, सॉरी 1757 से 1765 या 65 से आप पकड़ लो, तो उसके बाद से उनको दीवानी राइट्स मिल गया था बंगाल भी, उड़ीसा और बिहार में, है ना। तो दीवानी राइट्स के मिलने के बाद, दीवानी राइट्स के मिलने के बाद उन्होंने उनको, देखिए 1757 से पहले ब्रिटिशर्स को अपना पैसा लगाना पड़ता था कोई चीज़ खरीदने के लिए, है कि नहीं। अपना पैसा लगाएंगे क्योंकि उस यहाँ से उनको तो कुछ नहीं होता था, वो जाते थे वहाँ बेचते थे, वहाँ पैसा कमाते थे यूरोप में जाके, है ना, अपने कंट्री में। तो यहाँ से उनको क्या बोलते थे, रेवेन्यू नहीं आता था। लेकिन 1765 के बाद से उनको दीवानी राइट्स मिल गया। दीवानी राइट्स मिलने के बाद उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन चालू कर दिया, है ना। तो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, कलेक्शन इन इंडिया, तो पैसे यहीं से मिल जाते थे, वहाँ से यूरोप से मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है। गॉट इट। तो रेवेन्यू कलेक्शन जब इंडिया में स्टार्ट हो गया, तो उनके पास यहीं पे पैसे जनरेट होना चालू हो गया, है ना। उसी पैसे से ये क्या करते थे, गुड्स को बाई करते थे, बाई गुड्स, ठीक है। यहाँ से जो भी सामान, जैसे कि कॉटन के क्लोथ्स, स्पाइसेस, वो सारी चीज़ें खरीद लेते थे, है ना, यहीं के पैसे से, ठीक है। और उसको, और किस में खरीदते थे, लो प्राइस पे खरीदते थे, लोअर प्राइस पे, बहुत लोअर प्राइस पे, क्योंकि सारा कंट्रोल तो इन्हीं के पास था। तो लो प्राइस पे वो खरीद कर इसको हाई प्राइस पे यूरोप में जाके बेचते थे, हाई प्राइस। समझे, सोल्ड गुड्स एट हाई प्राइस, कहाँ पे जाके, अपने कंट्री में, ठीक है। तो ना तो इसमें पैसा लगाना पड़ा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, तो कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा इनको, सीधा सीधा यहीं के पैसे से गुड्स खरीदे, और वो भी कम दाम में खरीदा, और ज़्यादा से ज़्यादा दाम में जाके वहाँ पे बेचा, ठीक है। तो सारा इन्वेस्टमेंट जो 1757 से पहले वो जो पैसा यूरोप से मंगा के यहाँ सामान खरीदते थे, वो पैसा मंगाने की इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो एक तरीके से आप बोलो, तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, बिगिनिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यहीं से एक्सप्लॉयट करना इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। और यहीं से सारे कैपिटल को, अब वो बोलते हैं ना ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, मर्केंटलिज्म फेज से। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, इस फेज के बारे में, तो इसकी फेज के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको याद होगा 1780s में, 1780s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था यूरोप में। यूरोप में क्या, इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिटेन में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। आपको क्या लगता है ये रेवोल्यूशन ब्रिटेन में ही क्यों हुआ? यही कारण था, इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसमें। एक एक तरह से मान ले तो इंडिया के धन से ही उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। क्योंकि ये सारे पैसे जाते थे उनके पास, सारा पैसा उनके पास जाता था, है ना, उनको खर्च करना ही नहीं था पैसे। तो उनके पास जो पूंजी थी वो जमा होने लगी, पूंजी जो थी उनके पास वो जमा होने लगी, है ना, एक्यूमुलेट होने लगा। अब ज़्यादा पैसा आपके पास होगा तो क्या करेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी इधर उधर खर्च करेंगे। तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खर्च किया गया। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खर्च करने के बाद क्या हुआ, नए नए इन्वेंशंस हुए, नए नए इन्वेंशंस हुए, जैसे कि स्टीम इंजन, है ना, स्टीम इंजन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो स्टीम इंजन आया, मैकेनिज्म, मशीन्स, नए इन्वेंशंस हुए, ठीक है। तो उसके बाद जो कलेक्ट ये था कपड़े बनाने का जो, है ना, ट्रेंड था, यानी प्रोसेस था, वो चेंज हो गया। इंडिया में क्या था, इंडिया में जो कपड़े बनाते थे लोग, कॉटन के क्लोथ या कोई भी क्लोथ, वो हाथ से बनाते थे, ठीक है, मशीन का ना के बराबर यूज़ था। और अगर मशीन आ जाता है तो मान लीजिए कि इंडियन जो है, इंडियन जो है अगर 1 घंटे में या 1 दिन में मान लीजिए 2 कपड़े बनाता है, और वहीं पे मशीन जो था 1 दिन में 2000 कपड़े बना देता था, है ना, एक ही तरीके के।
है ना, एक ही क्वालिटी के। तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनने लगा इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, या यूरोप में आप बोलो, है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण। तो अब वो सामान सब तो सब यूरोप में नहीं बेच सकते हैं, गेटिंग इट। तो मर्केंटलिज्म के बाद क्या आया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब कौन सा मार्केट है जहां पे हम ये कपड़े बेचें, समझ रहे हैं। तो कहाँ है सबसे बड़ा मार्केट? इंडिया में। लेकिन सेकेंड फेज में क्या किया, सेकेंड फेज में इंडिया को रॉ मटेरियल का सोर्स बनाया ब्रिटेन ने, ठीक है, कि यहाँ से रॉ मटेरियल, है ना, सूती के कपड़े नहीं, जो रॉ मटेरियल फैब्रिक्स होते हैं यहाँ से भेजते थे वहाँ। वहाँ पे मशीन क्या करता था, तुरंत शर्ट बना देता था, पैंट बना देता था, है ना। और वहाँ जो शर्ट पैंट बनता था वो दोबारा से इंडिया में ले आते थे, डंप कर देते थे, है ना, कम दामों में, ठीक है। तो सेकंड फेज आता है हमारा फ्री ट्रेड का। इस फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि इंडिया वाले भी खुल के ट्रेड किए, ब्रिटिश भी खुल के ट्रेड किए, नहीं। फ्री ट्रेड ब्रिटिशर्स के लिए है कि ब्रिटिशर्स ने खुल के ट्रेड किया, मन मर्जी, ठीक है। तो अब हम सेकंड फेज को देखते हैं, दो जो था हमारा फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड में क्या हुआ, फ्री ट्रेड फॉर ब्रिटिश, ठीक है, फॉर ब्रिटिश। अब देखिए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि इंडिया में जो बनाते हैं नक्काशीकार हैं या कोई भी है ना, इंडियन जो मर्चेंट है या इंडियन जो इंडस्ट्री है, वो तो हैंड बेस्ड है, वहाँ मशीन का कोई काम ही नहीं था उस टाइम पे। इंडस्ट्री है, वो था मैकेनिक, है ना, मैन मेड था, मैन पावर पे काम करता था, ठीक है। तो इंडियन इंडस्ट्री मैन पावर पे काम करता है तो एफिशिएंसी कम है ना, एक दिन में कम कपड़े बनाएगा। और वही जो यूरोप था यानी ब्रिटिश था, ब्रिटिश इंडस्ट्री, वो मशीन्स पे बेस्ड थी, वो मशीन्स पे बेस्ड थी, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, मोर प्रोडक्शन, जैसा मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने के कारण वहाँ के कपड़ों को इंडिया में लाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। ये मान लीजिए इंडिया है, या ये मान लीजिए ब्रिटिश है ना, ब्रिटेन है, ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते थे इंडिया से, जो रॉ मटेरियल्स होता था, जो मशीन को चाहिए होगा बनाने के लिए, है ना, वहाँ से रॉ मटेरियल्स को वो वापस लाना स्टार्ट किए, है ना, अपने यहाँ लेना ले जाना किया। अब फिनिश्ड गुड नहीं लेके जाते थे, अब रॉ मटेरियल लेके जाते थे, है ना, कच्चा सामान, कच्चा माल, और कम दाम में। कम दाम में क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पहले से पता है कि सारे टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू के राइट सब इसी के पास है, ब्रिटिश के पास। रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स, सब कुछ खुद ही करना है ना, खुद ही कलेक्ट करना है। यहीं पे पैसा भी जनरेट होता था, तो यहीं के पैसे से बिल्कुल कम दाम में, लो प्राइजेस में रॉ मटेरियल भी एकदम कम से कम दाम में खरीदते थे, ठीक है, भेज देते थे मशीन में, वहाँ पे भी कम दाम में बन गया कपड़े, और उन सबको वापस यहाँ पे डंप कर दिया, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, है ना, यहाँ पे डंप कर दिया। प्राइस लो है, ठीक है, प्राइस लो है, लेकिन जो इंडिया का सामान यहाँ पे बिक रहा था पहले से, उसका तो प्राइस हाई होगा, ठीक है। क्यों हाई होगा यहाँ पे प्राइस? कि मान लीजिए कोई मर्चेंट है, उसने 100 रुपये का दाम लगाया और उसी के ऊपर टैक्स भी उसके ऊपर डाल दिया, ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा दिया 100% का, तो उसका दाम हो गया अब 200 रुपये, ठीक है, मान लीजिए। अब वहीं पे यहाँ से रॉ मटेरियल गया था 10 रुपये का, कम से कम दाम में खरीदा था, वहाँ गया, वहाँ से मान लेते हैं वैल्यू में एडिशन हुआ, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, मशीन का खर्च हुआ, मशीन में तेल लगा, वगैरह वगैरह, मैन पावर, तो मान लीजिए उसका दाम हो गया 50 रुपये, ठीक है। यहाँ पहुँचते पहुँचते उसका दाम हो गया 50 रुपये, ठीक है। और उसका दाम अगर ये मान लेते हैं कि 100 रुपये में भी बेच देते हैं या 150 रुपये में भी बेच देते हैं इसको यहाँ पे, तो भी तो इंडियन वाले से कम ही हुआ वो, तो इनका माल सस्ता था और मशीन से बना था तो एक जैसा था, ठीक है। तो यही फ्री ट्रेड चल रहा था ब्रिटिशर्स का, इसी को मैं बोल रहा हूँ फ्री ट्रेड, ठीक है। यहीं का पैसा उठाए, यहीं का मटेरियल खरीदे कम दाम में, और यहीं पे आके फिनिश करके मटेरियल को डंप कर दिए, यहीं पे बेचे,
ज़्यादा दाम में। और जो यहाँ के मर्चेंट है ना, उन सब से, मर्चेंट है या जो भी है ना, मैन्युफैक्चरर, उनका दाम बिका ही नहीं, उसका क्लॉथ बिका ही नहीं, ज़्यादा दाम का है। ठीक है, तो ये पूरा चक्र एक विशियस साइकिल चल गया। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड फेज। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे फेज में, जिसको बोला गया फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। ये फाइनेंशियल कैपिटलिज्म था क्या? तो ये आपका चला 1858 से लेकर के 1947 तक। ठीक है, इस फेज को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि जो प्रीवियस फेज था उसमें क्या हुआ था। तो वही चीज़ जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ पे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो उनके पास और पैसा वहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, है ना, और पैसा आना चालू हो गया उनके पास ऑब्वियसली, है ना। और 1813 तक क्यों चला था ये 18, इस डेट को करेक्ट कर लीजिए, ये 1813 था ना, 1813, एक मिनट, हाँ, ये मर्केंटलिज्म था 1757 से 1813 तक। ठीक है, क्यों 1813 तक? क्योंकि 1813 में क्या हुआ था कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बोला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था वो खत्म कर दिया गया था। पहले क्या था 1813 से पहले, कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही राइट था कि वो ईस्ट इंडीज में यानी इंडिया की तरफ आके ट्रेड कर सके। लेकिन 1813 में इस मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, हम पढ़ेंगे उसको जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखेंगे। तो ये खत्म कर दिया, क्यों खत्म किया गया था, रीजन क्या था? रीजन यही था कि जब मर्केंटलिज्म हुआ तो उसके बाद कम दाम की चीज़ हायर दाम में बेचें। ठीक है, यूरोप में जाके, है ना, वहाँ पे फिर पैसे का एक्यूमुलेशन हुआ। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ फिर से। ठीक है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद फ्री ट्रेड किया उन्होंने। ठीक है, 1813 से लेकर 1858 तक, और फिर कैपिटल यहाँ पे गेन हो गया। कैपिटल गेन का मतलब क्या हो गया? ब्रिटिशर्स जो थे इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ गए होंगे। और 1857 में हम देखेंगे रिवॉल्ट हुआ था, 1857 में, रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद ब्रिटिश ने, क्राउन ने ही अपना डायरेक्ट अधिकार इंडिया पे किया था। ठीक है, अब कोई कंपनी वंपनी नहीं है, अब कंपनी तो थी ही नहीं, अब इसके बाद कंपनी को तो हटा ही दिया इसके बाद। ठीक है, 1857 के बाद, 58 के बाद। ठीक है, तो 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद खत्म। अब वो कोई ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करेगी। ठीक है, अब सारे इंडस्ट्रियलिस्ट करेंगे ट्रेडिंग। तो इसी में हमारा थर्ड फेज आता है 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो 1858 में ब्रिटिश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, रिवॉल्ट भी हुआ था इंडिया में उसी टाइम पे, उसके बाद ही आई थी क्राउन राज करने से सीधा डायरेक्टली। तो उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद क्या किया, इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट चालू किया। इन्वेस्टमेंट, कौन सा इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट जैसे कि रेलवेज। ठीक है, रेलवेज, क्योंकि जो रॉ मटेरियल होते थे, रॉ मटेरियल, वो इंडिया के हर एक पार्ट से, अंदर वाले पार्ट से, सेंट्रल इंडिया से लेकर के पोर्ट पे ले जाना है, क्योंकि हवाई जहाज तो चल नहीं रहा, चल रहा है शिप, तो पोर्ट पे ले जाना होगा। फॉर एग्जांपल आप देखो, ये गुजरात का पोर्ट मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बॉम्बे है। ठीक है, यहाँ पे मुंबई है। ठीक है, यहाँ पे रॉ मटेरियल है, मान लीजिए नागपुर में, मान लीजिए। तो ये जो नागपुर का रॉ मटेरियल है, ये मुंबई कैसे आएगा? बहुत टाइम लग जाएगा आने में। तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे? रेलवेज को स्थापित कर देंगे। ठीक है, अब ये रेलवे स्थापित करने के लिए पैसे चाहिए, कौन लगाएगा पैसा? ब्रिटिश के जो अमीर तख्त के लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सबसे ज़्यादा गेन किया। तो उसके बाद से इंडिया में थोड़ा थोड़ा आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और डेवलपमेंट हमारे लिए नहीं था, डेवलपमेंट उनके लिए था, कि वो आसानी से काम कर सके। ठीक है, टेलीग्राम कम्युनिकेशन के लिए स्टार्ट किया। ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई इस फेज में जाके। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है
इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका आपको प्रॉफिट मिलता है। आज भी वही चल रहा है। ठीक है। साथ साथ क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इंडियन को लोन दिया। इंडियन, या फिर मैं इसको लोन्स टू इंडियन, इंडियंस को भी लोन दिया भाई, उनको तो कमाई चाहिए, है ना। तो बोला जाता था उस टाइम पे कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया में ब्रिटिशर्स, उसको 5% की लागत से इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, पूरा सिक्योर, यहीं का पैसा यहीं लगा के उसी पे इंटरेस्ट कमा रहे हैं। ठीक है। तो ये था फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। अब इसके तहत क्या क्या स्टार्ट हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले रेलवेज का स्थापना हुआ, रेलवेज 1853 में। ठीक है। 1853 में मुंबई टू थाने चला था ना पहला ट्रेन, डलहौजी के टाइम पे, है ना, ट्रेन चला, रेलवे चले। ठीक है। उसी टाइम पे टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विस, पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विस स्टार्ट किया गया। ठीक है। 1853 में ही, है ना। बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम कब, 1880 में। हम देखेंगे कौन कौन से बैंक्स आए थे। इसमें आप देखो तो सबसे पहला जो बैंक था वो था अवध का बैंक। ठीक है। फर्स्ट जो इंडियन बैंक था वो अवध कमर्शियल बैंक था, अवध कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, फर्स्ट बैंक इंडिया का। ठीक है। इंडियन बैंक बोलते हैं। उसके साथ साथ इरिगेशन का वर्क स्टार्ट किया गया, क्योंकि भैया ज़्यादा चाहिए अब तो, है ना, ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना है, तो इरिगेशन के कुछ ज़्यादा नहीं, वर्क स्टार्ट किया गया। और इसी फेज़ में, और इसी फेज़ में अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 हुआ था। ठीक है। 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। अब उस टाइम पे क्या था कि ब्रिटिशर्स को लड़ना था, है ना, जर्मनी से। उनको चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा हथियार, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा स्टील, है ना। तो उसी टाइम पे एक कंपनी इंडिया में खोली गई थी जो था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, है ना, या कंपनी आप कह सकते हो। तो टाटा एंड स्टील, जिसको टिस्को भी कहते हैं, ठीक है, ये खोला गया था। कब खोला गया था, 1907 में। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड था। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल, सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो इंडिया में निकल के आई वो टिस्को ही थी। ठीक है। टाटा एंड आयरन स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। और क्या इंपॉर्टेंट, तो और इसमें इंपॉर्टेंट आप देखो बैंक्स के डेट, कौन कौन से बैंक्स कब कब खुले। ठीक है। तो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, खुला था 1895 में। ठीक है। अवध उससे पहले खुला था। ठीक है। फिर बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, है ना, बैंक ऑफ इंडिया 1906, आपके लिए और हमारे लिए नहीं खुला था ये लोन देने के लिए खुला था। ठीक है। इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, ये जो बैंक आप आज देख रहे हो वैसा बैंक नहीं था ये। ठीक है। 1907। फिर आता है हमारा सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक 1911। और फिर द बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ मैसूर, ये आया था 1913 में। ठीक है। तो ये सारे बैंक्स खोले गए थे। ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पीएनबी याद रखिए। और सबसे पहला जो इंडियन बैंक था वो अवध। ठीक है। अवध कमर्शियल बैंक। फिर इसके साथ साथ और क्या चीज़ें याद रख सकते हैं, तो एक आप याद रख सकते हो कि इंडस्ट्रियल कमीशन आया था 1916 में, है ना,
इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन, इंडस्ट्रियल कमीशन, इसके जो चेयरमैन थे कमीशन, आपको आया था ये साल 1916 में, 1916 में, ठीक है। और इसके जो चेयरमैन आप देखो तो वो थॉमस हॉलैंड थे, थॉमस हॉलैंड। ओके, ये चीज आप याद रख सकते हो। तो ये था हमारा 3 इकोनॉमिक फेजेस, ठीक है। कौन कौन से फेजेस थे? तो फर्स्ट फेज था हमारा मर्केंटलिज्म का, ठीक है। उसमें उन्होंने ट्रेडिंग किया खुल के, खुल के का मतलब है यहीं का पैसा से सामान खरीदा और वहां जाके बेचा हाई प्राइस में। उसके बाद आता है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड में क्या किया, तो अब इसको रॉ मटेरियल और मार्केट दोनों बना दिया, सोर्स है ना, सोर्स और मार्केट दोनों बना दिया इंडिया को। और तीसरे में आता है फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, जो हमारी इंडिपेंडेंस तक चला था। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।